जय हिंद, नमस्कार। आज हम आप लोगों के साथ चर्चा पर चर्चा करने जा रहे हैं कि सिविल सेवा प्रतियोगी परीक्षा हो या कोई भी परीक्षा हो, उस परीक्षा के संदर्भ में इंडियन पॉलिटी की तैयारी कैसे करें, भारतीय राज्य व्यवस्था और संविधान के बारे में आप कैसे पढ़ें। प्राय सिविल सेवा प्रारंभिक परीक्षा में भारतीय संविधान एवं राज्य व्यवस्था से लगभग 15 क्वेश्चन पूछे जाते हैं। मुख्य परीक्षा का सामान्य अध्ययन का सेकेंड पेपर भारतीय संविधान राज्य व्यवस्था से संबंधित है। तो अभी हम आपको प्रारंभिक परीक्षा के संदर्भ में ही आपके साथ चर्चा पर चर्चा। प्रारंभिक परीक्षा में तथ्यात्मक प्रश्नों के साथ साथ संकल्पनाओं पर, अवधारणाओं पर आधारित प्रश्न पूछे जाते हैं। परंपरागत प्रश्न भी पूछे जाते हैं, उससे संबंधित समसामयिक करंट अफेयर से भी जुड़े हुए पूछे जाते हैं। जहां तक मैं समझता हूं अपने 20 वर्ष के टीचिंग एक्सपीरियंस के आधार पर कि भारतीय संविधान और राज्य व्यवस्था से जो प्रश्न पूछे जाते हैं, जीएस के सभी खंडों में सबसे आसान प्रश्न होते हैं। इसे आसानी से हल किया जा सकता, लेकिन उसे हल करने के लिए आपके पास एक सम्यक समझ होनी चाहिए, एक सम्यक तैयारी होनी चाहिए। किसी भी सब्जेक्ट का तैयारी करते समय सबसे पहले आपको उस सब्जेक्ट के बेसिक के बारे में जानना जरूरी होता है। जब किसी भी सब्जेक्ट का बेसिक आपको क्लियर हो जाता है तो वह सब्जेक्ट आपको अपने में काफी आसान लगने लगता है। जब तक बेसिक क्लियर नहीं होता तब तक वह सब्जेक्ट अपने आप में काफी कठिन महसूस होता है। तो राज्य व्यवस्था, इंडियन पॉलिटी का भी अध्ययन करते समय, तैयारी करते समय सबसे पहले राज्य व्यवस्था और संविधान से संबंधित अवधारणाओं के बारे में, बेसिक के बारे में आपको जानना चाहिए। बेसिक से हमारा मतलब है जो भारतीय संविधान या किसी भी देश के संविधान या राज्य व्यवस्था के संदर्भ में डे टू डे लाइफ में जो शब्दों का प्रयोग किया जाता, अवधारणाओं का प्रयोग किया जाता, उनके बारे में आपके पास समग्र जानकारी है कि नहीं है, इस संदर्भों में हमको देखना होता। जैसे बार बार न्यूज़पेपर हो या टीवी चैनल हो, उसमें बार बार संसदीय लोकतंत्र खतरे में पड़ चुका है, संसदीय सरकार सही तरीके से काम नहीं कर रही है, हमारे फंडामेंटल राइट्स का उल्लंघन किया जा रहा है, संघात्मक शासन व्यवस्था में केंद्र और राज्यों के बीच सहयोग को बढ़ावा नहीं मिल रहा, इस तरह के शब्दों वाक्यों का प्रयोग होता। तो जब तक आपको बेसिक नहीं पढ़े हो तब तक इनके विषय वस्तु को आप समझ नहीं पाओगे। तो राज्य व्यवस्था की तैयारी करते समय, संविधान पढ़ते समय सबसे पहले आपको बेसिक पढ़ना है कि राज्य व्यवस्था क्या है, संविधान क्या है, संविधान के प्रकार क्या है, संविधान का वर्गीकरण किन आधारों पर किया गया, सरकार क्या, सरकारों के क्या प्रारूप होते हैं या किन आधार पर सरकार का वर्गीकरण हुआ, और इनसे संबंधित शब्दावली की हम बात करते हैं। जैसे हम संसदीय सरकार की बात करते हैं, अध्यक्षीय सरकार की बात करते हैं, एकात्मक सरकार की बात करते हैं, संघात्मक सरकार की बात करते हैं। तो ये छोटे छोटे टर्म्स के बारे में हमको पढ़ना चाहिए। और जब इसी तरह से आपको पूरी राज्य व्यवस्था का जितने चैप्टर बनते हैं सबके पहले बेसिक तैयार करो। आप बेसिक से एडवांस की तरफ जाओ। जैसे आपने भारतीय संविधान के बारे में पढ़ा तो उसके पहले आप संविधान के बारे में पढ़ लो कि संविधान क्या होता है, संविधान का वर्गीकरण किस आधार पर किया गया है, और
जो संविधान का आप वर्गीकरण कर रहे हो, निर्मित संविधान, विकसित संविधान, लिखित संविधान, लोचनशील संविधान, गैर लोच, इनकी विशेषता, इनकी परिभाषा, इनकी मेरिट, इनके डिमेरिट के बारे में पढ़ लो। सरकार क्या है, सरकार के प्रकार क्या, इनको पढ़ने के बाद जब आपके अंदर एक समझ उत्पन्न हो जाती है, तब आप भारतीय संविधान और भारतीय राज व्यवस्था से दोस्ती करो, उस पर आप पढ़ो। एक एक चैप्टर आप तैयार करो। जैसे पहला भारत का संवैधानिक विकास, तो भारत के का जो संवैधानिक विकास हुआ, उसके हिस्ट्री से लेकर उसकी शुरुआत कहाँ से होती है। जैसे हम कहें कि भारत में संवैधानिक विकास की प्रक्रिया रेगुलेटिंग एक्ट 1773 से शुरू होती है, तो आप उससे वन बाय वन करके पढ़ते चलो कि 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट के मुख्य प्रावधान क्या थे, विशेषताएं क्या थे, उसका क्या इम्पैक्ट हुआ। आपको शुरू में हार्ड वर्क करने हैं, हार्ड वर्क से आपको स्मार्ट वर्क के तरफ जाना। शुरू में आपको सेलेक्टिव नहीं होना चाहिए, शुरू में आपको कंप्रेहेंसिव होकर के व्यापक में आपको पढ़ने की जरूरत। आप अच्छी टेक्स्ट बुक पढ़िए। आप जो बाजार में उपलब्ध सतही स्टडी मटेरियल है, या आपके फेसबुक पर या आपके सोशल साइट पर जो विभिन्न कोचिंग संस्थानों द्वारा या लोगों द्वारा 60 पेज 70 पेज का मैटर पॉलिटी का उपलब्ध किया जा रहा, उससे आपकी समस्या समाधान नहीं होगी, उससे आपका कंसेप्ट क्लियर नहीं होगा। आपको किसी भी टॉपिक को पढ़ने के लिए पहले आपको डिटेल में जाना होगा। डिटेल में जा करके आप उसको पढ़िए, समझिए। आपको हार्ड वर्क से स्मार्ट वर्क की तरफ जाना, कंप्रहेंसिव स्टडी से आपको सेलेक्टिव स्टडी की ओर जाना है। कोई भी चैप्टर जब आपने पढ़ लिया, सपोज दैट आपने भारत का संवैधानिक विकास का चैप्टर पढ़ लिया, तो अब आप देखिए कि पिछले 5 वर्षों में संवैधानिक विकास से जो प्रश्न पूछे गए हैं, उसका उत्तर आप दे पा रहे हो या नहीं दे पा रहे हो। उत्तर नहीं दे पा रहे तो उसका कारण खोजो। किसी भी प्रश्न का उत्तर 3 शब्दों में निहित होता है। जब हम उत्तर की बात करते तो अगर आप उत्तर नहीं दे पा तो पूछो कि हम इसका उत्तर क्यों नहीं दे पाए। उत्तर न देने का कारण क्या है? सबसे पहले प्रश्न आएगा कि इस प्रश्न का उत्तर आखिर हमने क्यों नहीं दिया। क्यों शब्द से जुड़ा व्हाई शब्द। फिर दूसरा आता, क्या हमारा टीचर ने इस टॉपिक को नहीं पढ़ाया था, क्या हमने इस टॉपिक को छोड़ दिया था, क्या हमने इस टॉपिक को रिवाइज नहीं किया था, या रिवाइज किया था मैं भूल गया, या कंसेप्ट हमारा क्लियर नहीं हुआ था। तो दूसरा शब्द क्या से आता, क्या के अंतर्गत आप अपने आप से प्रश्न करते हो, क्यों क्या में, कि हम क्यों नहीं किया, अपने आप से प्रश्न, इस प्रश्न का उत्तर हम क्यों नहीं दे पा रहे, या आप अपने आप। जब आप अपने से प्रश्न करते हो तो आपके अंदर से आवाज आती है कि इस प्रश्न का उत्तर न देने का कारण है, क्या कारण है, वह आपको पता चलता है। इससे आपको कारण पता चलता है कि आखिर इस प्रश्न का उत्तर हमने क्यों नहीं दे पाया, यह कारण मिलता। क्यों और क्या के बाद तीसरा शब्द आता है कैसे। आगे हम इस प्रश्न को कैसे हल करें, आगे हम अपनी रणनीति क्या बनाएं, किस प्रकार तैयारी करें कि हम इस प्रश्न का उत्तर दें। आपने पिछले 5 वर्षों में मान लीजिए संवैधानिक विकास के अध्याय से 20 प्रश्न पूछे गए। अगर आप 20 प्रश्न में 15 प्रश्न हल कर लिए, 12 प्रश्न हल कर लिए, 60% से ऊपर आप हल कर ले जा रहे, तो आप अपनी तैयारी को संतोषप्रद आपको मानना चाहिए। लेकिन
यहाँ पर आपको रुकना नहीं है। 60% के बाद भी आपको यह सोचना कि कैसे हम 80% क्वेश्चन हल करें, 90% क्वेश्चन हल कैसे करें। 100% कभी आप 100% परफेक्शन नहीं आ सकता, लेकिन आप मैक्सिमम हल करने, मोर देन 80% का जब आप टारगेट लेकर चलोगे तो 70% 60% पर आते हो। तो यहाँ तो आप स्ट्रेटजी बनाइए कि हमें चैप्टर्स वाइज जो है हमें अध्ययन करना है, साथ में हमको मूल्यांकन भी करना, सेल्फ असेसमेंट भी करना। इसके पिछले वर्ष आए हुए क्वेश्चन के साथ साथ आप मॉडल क्वेश्चंस भी हल कीजिए, उसका एक्सप्लेनेशन समझिए। उसके बाद एक चैप्टर जब कंप्लीट होता है तो दूसरे चैप्टर पर जाए। इस तरह करके 1 बाय 1 करके आप सभी चैप्टर्स पर, आपको ट्रेडिशनल भी देखना है, कन्वेंशनल भी देखना और करंट अफेयर देखना। आप देखो कि जो आपने चैप्टर पढ़ा, क्या उससे कोई करंट में घटना घटित हुई है, क्या उसको लेकर के कोई न्यूज है, तो उसको भी साथ में कोरिलेट कर दीजिए। 90% आपको कन्वेंशनल पढ़ना है पॉलिटी में, 10% आपको मैक्सिमम करंट अफेयर से रिलेटेड घटनाक्रम। कभी कभी कुछ नए एक्ट बन जाते हैं, नए कानून बन जाते हैं। जैसे वर्तमान में यूनियन सिविल कोड की बात, यूनिफॉर्म सिविल कोड की बात हो रही है, यूसीसी की बात हो रही है। तो आप देखो कि भारतीय संविधान में यूसीसी का कहीं मेंशन किया गया है नहीं। आप जब यह खोजोगे तो आपको मिलेगा कि अनुच्छेद 44 में यूनिफॉर्म सिविल कोड, एक समान नागरिक संहिता। तो आपसे प्रश्न पीटी बनता कि भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में यूनिफॉर्म सिविल कोड का प्रावधान। एक फैक्ट हुआ, भारत के किस राज्य में यूनिफॉर्म सिविल कोड सबसे पहले लागू किया गया। या करंट से देख तो भारत के किस राज्य द्वारा यूनिफॉर्म सिविल कोड लागू करने के संदर्भ में एक कमेटी बनाई गई। तो आपको फैक्ट भी मिला, कंसेप्ट भी मिला और फिर आपको करंट भी मिला। तो यूसीसी से जो फैक्ट है वह कलेक्ट किया, फिर इस पे कंसेप्ट पर आओ कि यूसीसी क्या है, यूसीसी की आवश्यकता क्यों पड़ी, यूसीसी के पॉजिटिव इफेक्ट क्या, यूसीसी के नेगेटिव इफेक्ट क्या, यूसीसी को लागू करने में चैलेंजेस क्या है, इनकी बात पढ़ो। तो आप 1 बाय 1 करके अपने को आगे बढ़ो और बोला, इस तरह से आपको आगे बढ़ना होगा। शुरुआती दौर में कंसेप्ट क्लियर करने पर फोकस करो, करेक्ट फैक्ट रिमेंबर करने पर दो। हम आपको केवल रिमेंबर करने की बात नहीं करें, कंसेप्ट की क्लियरिटी होनी चाहिए। कंसेप्ट को लेकर आपके अंदर एक अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए। कंसेप्ट आपका क्लियर कैसे हो, आपको बार बार पढ़ना पड़ेगा, क्वेश्चन सॉल्व करना पड़ेगा, डिस्कशन करना पड़ेगा। कंसेप्ट क्लियरिटी के बाद आपको एनालिसिस पर फोकस करना होगा, डिस्कशन पर फोकस करना होगा। पीटी एग्जाम में फैक्ट और कंसेप्ट बेस्ड क्वेश्चंस होंगे, मेंस में कंसेप्ट और एनालिसिस पर आधारित क्वेश्चन होंगे। तो जब तक मित्र आपका कंसेप्ट क्लियर नहीं होगा, आपके पास रीजनेबल फैक्ट नहीं होंगे, सही फैक्ट नहीं होंगे, तब तक आप एनालिसिस नहीं करोगे। एनालिसिस करने के लिए किसी प्रॉब्लम का अंडरस्टैंडिंग आप में होनी चाहिए, आप में सोचने थिंकिंग करने की क्षमता होनी। थिंकिंग तभी आप करोगे जब आपके पास नॉलेज होगा। नॉलेज के लिए आपको पढ़ना पड़ेगा, नॉलेज के लिए फैक्ट कलेक्शन करना पड़ेगा, नॉलेज के लिए कंसेप्ट को समझना पड़ेगा। तो इस प्रकार 1 बाय 1 करके आप एक चैप्टर से दूसरे तीसरे चैप्टर में जाओगे। तो हम आपसे कहेंगे कि जब भी आप पॉलिटी का अध्ययन करिए, जब भी करिए, पॉलिटी का अध्ययन करते समय आपको त्रिस्तरीय 3 टायर सिस्टम स्ट्रेटजी अपनानी हो। पहला स्ट्रेटजी है बेसिक को समझिए। आप
हमारे लाइफ में, हमारे जीवन में राज व्यवस्था से जो संबंधित शब्दावलियों का बार बार प्रयोग किया उसके बारे में जानकारी प्राप्त करें। राज व्यवस्था का जो आपका सिलेबस है, इंडियन पॉलिटी का जो सिलेबस है, उसके आप सभी जो यूनिट्स है, चैप्टर्स है, उससे रिलेटेड बेसिक समझो। फिर उसके साथ कंसेप्ट क्लियरिटी। तो पहला स्टेज बेसिक का होगा हमारा। फर्स्ट स्टेज जो है आप किसी भी सब्जेक्ट के बारे में करते हो तो बेसिक का होता। बेसिक से आपको अंडरस्टैंडिंग क्लियर होगी, कंसेप्ट क्लियर होगा। इसके बाद आप एडवांस स्टेज में जाओ। सेकेंड स्टेज को हम एडवांस की बात करते हैं। इसमें आप सभी टॉपिक को डिटेल में अध्ययन करो, डिस्कस करो, करंट से उसे कोरिलेट करो। तीसरा स्टेज हम मानते हैं इवैल्यूएशन। आप सेल्फ अपना मूल्यांकन करो, रिवीजन करो। तो तीसरा स्टेज जो होता है वह मूल्यांकन का होता है। मूल्यांकन आप करने के लिए आपको टेस्ट पेपर देना पड़ेगा, टेस्ट प्रोसेस को अपनाना पड़ेगा, आपस में डिस्कशन करना पड़ेगा, रिवीजन करना पड़ेगा। तो आपको जो थर्ड हमारा जो फेस होगा, हमारा थर्ड स्टेज जो है, थर्ड स्टेज हमारा मूल्यांकन का है, रिवीजन का। इसके बाद आपको कम से इन 3 स्टेज के बाद आप आप पॉलिटी का अध्ययन कर पाएंगे। इसके बाद आप कंप्लीट टेस्ट दीजिए। शुरू में चैप्टर्स वाइज आइए, फिर उसके बाद तो आपको शुरू से ही पॉलिटी के अध्ययन करने के लिए यह कि हमें सबसे पहले बेसिक करना, बेसिक क्लियर होने के साथ साथ हमें कंसेप्ट पर फोकस करना है, फैक्ट, सही फैक्ट कलेक्ट करना है। प्रारंभिक परीक्षा में फैक्ट और कंसेप्ट बेस्ड क्वेश्चन होते हैं, मुख्य परीक्षा में एनालिसिस। तो आप कंसेप्ट क्लियर होने के बाद आप एनालिसिस में जाओगे। इस वर्ष भी पीटी परीक्षा में 2023 में कुछ एक बार पुनः एक्सपेरिमेंट यूपीएससी ने किया। कथन बेस्ड क्वेश्चन 2 स्टेटमेंट दे रही है, स्टेटमेंट 1, स्टेटमेंट 2। इस कि पहला कथन सही है, दूसरा कथन सही है, पहला कथन दूसरे की सही व्याख्या या नहीं व्याख्या, इस तरह। तो प्रायः एनालिसिस बेस्ड क्वेश्चन दे रही, फैक्ट पर भी पूछे जा सकते, लेकिन जो है यहाँ पर एनालिसिस पे। तो आपको मैं बार बार कह रहा हूं कि कंसेप्ट क्लियरिटी पर बल दीजिए, फैक्ट पर बल दीजिए। फैक्ट से और कंसेप्ट ये दोनों के बाद आपको एनालिसिस पर, ऐसे आपको चैप्टर्स वाइज कर लीजिए। पूरी पॉलिटी को अगर आप पीटी के हिसाब से भी पढ़ते हैं तो आपको अच्छे तरीके से पढ़ने में आपको 2 महीने लगेंगे। आपको तैयार करने में आप डेली अगर 4-4 घंटा पढ़ते हैं, समझते हैं, कंसंट्रेट हो करके, तो पॉलिटी 1.5 महीने में भी कंप्लीट हो सकती है। लेकिन आपको घबराने की जरूरत नहीं है, आप बहुत तेजी भी दिखाने की जरूरत नहीं है। कंसेप्ट क्लियर करते हुए आगे बढ़िए, आपस में डिस्कशन कीजिए, अच्छी टेक्स्ट बुक को फॉलो कीजिए। इसी श्रृंखला में प्रभात पब्लिकेशन द्वारा जो स्क्रीन पर भी देख रहे हैं, भारतीय संविधान एवं राज व्यवस्था पुस्तक का प्रकाशन किया गया, जिसके लेखक डॉक्टर उदयभान सिंह। इस पुस्तक में बेसिक के बारे में भी बताया गया। इस पुस्तक में कंसेप्ट भी आपको दिया गया, फैक्ट भी दिया गया, एनालिसिस भी दी गई है। और 2007 से लेकर 2023 तक के यूपीएससी में जो प्रश्न पूछे गए हैं, उन प्रश्नों को भी दिया गया, उनके उत्तर दिए गए, उनकी एनालिसिस दी गई है। तो आप इस पुस्तक को पढ़िए। प्रभात एग्जाम यूट्यूब चैनल को फॉलो कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए उस चैनल को। आपको 1 बाय 1 करके पॉलिटी के बारे में समग्र जानकारी मिलेगी। इसी श्रृंखला में आज हम आपके साथ
चर्चा करेंगे संविधान क्या है, संविधान का वर्गीकरण क्या। जो हमारा उद्देश्य है आपको बेसिक से एडवांस की तरफ ले जाने के लिए, तो नेक्स्ट वीडियो में हम संविधान से संबंधित विषय वस्तु का अध्ययन करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद, शुभकामनाएं। संविधान की क्यों आवश्यकता पड़ती है? अभी तो मैंने आपको बताया कि संविधान क्या है, संविधान क्या। अब सेकेंड पॉइंट हमारा कि संविधान की आवश्यकता क्यों पड़ती है, संविधान की आवश्यकता क्यों। ऐसे देखिए, हमने आप इस प्रश्न का उत्तर संविधान की परिभाषा में ही निहित है। हमने कहा कि संविधान एक प्रकार की व्यवस्था है। संविधान के बिना कोई भी देश या राज्य एक अराजक इकाई में तब्दील हो जाता है। संविधान के अभाव में हम अपने सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक लक्ष्य से विमुख हो जाते हैं। तो आपसे पूछा जाए कि संविधान की आवश्यकता क्यों पड़ती है, तो आपका उत्तर होना चाहिए कि संविधान की आवश्यकता किसी भी देश को, राज्य को, समाज को प्रभावी व्यवस्थित तरीके से संचालित करने के लिए, लोगों के समग्र विकास को सुनिश्चित करने के लिए, लोगों को अधिकार प्रदान करने के लिए, लोगों को संरक्षण प्रदान करने के लिए, देश की समग्र सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए संविधान की आवश्यकता पड़ती है। संविधान की आवश्यकता आर्थिक उद्देश्यों की पूर्ति के लिए भी होती है। संविधान की आवश्यकता राजनैतिक लोकतंत्र की स्थापना के लिए, राजनैतिक लक्ष्यों की प्राप्ति के लिए। संविधान की आवश्यकता कानून एवं व्यवस्था का साम्राज्य स्थापित करने के लिए भी पड़ती है। संविधान की आवश्यकता आर्थिक उन्नयन के लिए भी पड़ती है। संविधान की आवश्यकता विभिन्न देशों के साथ अपने संबंधों को नया आयाम देने के लिए भी पड़ती है। संविधान की आवश्यकता सांस्कृतिक मूल्यों के संरक्षण, सांस्कृतिक गतिविधियों के संवर्धन के लिए भी पड़ती है। संविधान की आवश्यकता अपने आप को मजबूत बनाने के लिए, अपने आप को एकीकृत करने के लिए भी पड़ती है। आगे अब हम डिस्कस करेंगे संविधान के प्रारूप, संविधान का वर्गीकरण। संविधान का वर्गीकरण, क्लासिफिकेशन ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन। देखिए, संविधान का वर्गीकरण 3 आधारों पर होता है। पहला है उत्पत्ति के आधार पर, उत्पत्ति के आधार पर, क्लासिफिकेशन ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन ऑन द बेसिस ऑफ ओरिजिन, उत्पत्ति के। दूसरा प्रथा एवं परंपरा के आधार पर, संविधान का वर्गीकरण। तीसरा नमनीयता या लोचशीलता के आधार पर, नमनीयता या लोचशीलता के आधार पर संविधान का वर्गीकरण। तो संविधान का वर्गीकरण सामान्यतया 3 आधार पर, उत्पत्ति के आधार पर, प्रथा एवं परंपरा के आधार पर, नमनीयता या लोचशीलता के आधार पर संविधान का वर्गीकरण किया जाता। जब भी किसी देश का संविधान बनता, संविधान की रचना की जाती है, तो उस समाज के, उस देश की तत्कालीन परिस्थितियां क्या,
इस पे भी ध्यान, उस देश का हिस्टोरिकल मूल्य क्या, ऐतिहासिक वैल्यू क्या, उस देश का सांस्कृतिक परिदृश्य क्या, उस देश का धार्मिक परिदृश्य क्या, वह किस प्रकार का संविधान। तो संविधान का निर्माण करते समय भूत, वर्तमान और भविष्य, पास्ट, प्रेजेंट एंड फ्यूचर, तीनों को ध्यान में रख करके हमें संविधान का निर्माण करना पड़ता। तो अब जो हमने कहा कि संविधान का वर्गीकरण 3 आधार पर किया जाता है। तो पहला हमने कहा उत्पत्ति के आधार पर, दूसरा परंपरा के आधार पर, तीसरा नमनीयता या लोचशीलता के आधार पर संविधान का वर्गीकरण। तो अब इनके आधार पर संविधान के क्या प्रारूप है उसके बारे में हम चर्चा करें। जब उत्पत्ति के आधार पर संविधान का वर्गीकरण होता है तो इसे 2 भागों में बांटते हैं। एक होता विकसित संविधान, दूसरा होता निर्मित संविधान। विकसित संविधान और निर्मित संविधान, जब परंपरा के आधार पर हम बात करते हैं, प्रथा के आधार पर हम बात करते हैं, तो यहाँ पर भी जब बात होती है तो लिखित और अलिखित संविधान की बात होती है। अलिखित और लिखित संविधान की हम बात करते हैं। लोचशीलता के आधार पर भी 2 भाग, लोचशील संविधान, गैर लोचशील संविधान की बात हम करते हैं। अब आगे हम डिस्कस करें विकसित संविधान। देखिए, उत्पत्ति के आधार पर संविधान को 2 भागों में बांटा जाता है। एक विकसित संविधान और दूसरा जो होता निर्मित संविधान। भारत का संविधान एक विकसित संविधान है। भारत का संविधान अपने अस्तित्व में अचानक नहीं आया। भारत में संविधान निर्माण की प्रक्रिया 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट से शुरू होती है और संविधान सभा द्वारा निर्माण किए जाने तक चलती, और आज भी समय समय पर संशोधन होता रहता। तो आपसे पर एग्जाम्पल पूछा जाए कि विकसित संविधान का उदाहरण दीजिए, तो आप कहना कि भारत का संविधान एक विकसित संविधान का भी उदाहरण, कि ऐसा संविधान जो अचानक अस्तित्व में नहीं आया बल्कि धीरे धीरे उसका विकास हुआ है। उसके विकास में तत्कालीन परिस्थितियों, तत्कालीन घटनाक्रम, उस समाज की परंपरा और प्रथा का समावेश होता है। विकसित समाज समय समय पर जो समाज में घटनाएं घटी, जो समाज में निर्णय लिए गए, जो समाज में परंपरा और कानून थे, उनमें सुधार हो करके धीरे धीरे आगे बढ़ता। परिस्थितियों के अनुसार, घटनाक्रमों के अनुसार इसका विकास हुआ है। तो हमने कहा भारत का संविधान एक विकसित संविधान की श्रेणी में रखा जाता। विकसित संविधान अचानक अस्तित्व में नहीं आता। विकसित संविधान की रचना भी किसी संस्था या आयोग या समिति द्वारा नहीं की गई होती। सामान्यतया भारत की बात करते हैं तो भारत का संविधान विकसित संविधान है, निर्मित संविधान भी है। निर्मित संविधान एक ऐसा संविधान जिसका किसी समय विशेष में निर्माण किया गया हो, जिसकी रचना की गई हो, उसे निर्मित संविधान कहा जाता। एक ऐसा संविधान जिसका किसी समय विशेष में किसी संस्था द्वारा, संविधान समिति द्वारा, संविधान सभा द्वारा
निर्माण किया गया हो, उस संविधान को हम निर्मित संविधान की श्रेणी में रखते हैं। भारत का संविधान एक निर्मित संविधान है। भारतीय संविधान की रचना एक संविधान सभा द्वारा, एक विशेष समिति द्वारा, एक विशेष समय में की गई है। तो आपसे पूछा जाए कि निर्मित संविधान क्या होता है, तो आप कहना कि ऐसे संविधान को निर्मित संविधान कहा जाता है जिसकी रचना एक विशेष कालखंड में एक विशेष समिति द्वारा या संविधान सभा द्वारा की गई हो, वह निर्मित संविधान कहा जाता। भारत का संविधान निर्मित संविधान है। भारत के संविधान को विकसित संविधान के उदाहरण के रूप में भी इंग्लैंड का संविधान विकसित संविधान भी है। वह परंपराओं के आधार पर, तत्कालिक घटनाक्रम के आधार पर, तत्कालिक न्यायिक निर्णयों के आधार पर भारतीय संविधान का क्रमिक रूप से विकास हुआ है। फिर तीसरा पॉइंट है, दूसरा, प्रथा एवं परंपरा, लिखित संविधान और अलिखित संविधान। देखिए, ऐसे संविधान को लिखित संविधान, रिटन कॉन्स्टिट्यूशन कहा जाता, जिस संविधान की रचना एक संविधान सभा द्वारा की गई हो, एक संस्था द्वारा की गई हो, उसे लिखित संविधान कहा जाता। दुनिया का जो भी संविधान लिखित संविधान होगा, वह निर्मित संविधान भी होता है। निर्मित संविधान और लिखित संविधान में कोई अंतर नहीं, केवल अलग अलग दृष्टिकोण के आधार पर वर्गीकरण किया गया। लिखित संविधान में स्पष्टता अधिक होती है, क्लियरिटी अधिक होती है, सभी पहलुओं को स्पष्ट तौर से परिभाषित किया गया होता। लिखित संविधान में व्यापकता अधिक होती है, स्पष्टता अधिक होती है, सर्वसमावेशिता भी अधिक होती है। लिखित संविधान में संशोधन करना आसान नहीं होता। आपसे पूछा जाए कि लिखित संविधान का मतलब क्या है, तो आप कहना किसी भी ऐसे संविधान को लिखित संविधान कहा जाता है जिसकी समय विशेष पर एक विशेष कालखंड में एक समिति द्वारा, एक संस्था द्वारा संविधान की रचना की गई हो, उसे लिखित संविधान। एग्जाम्पल के तौर पर भारत का संविधान दुनिया का पहला लिखित संविधान संयुक्त राज्य अमेरिका के संविधान को माना जाता, जिसे फिलाडेल्फिया सम्मेलन द्वारा जिसकी रचना की गई थी। तो अभी हमने लिखित संविधान की, दूसरा अलिखित संविधान, ऐसा संविधान जो जिसकी रचना किसी संविधान सभा द्वारा नहीं की गई, जिसको एक पर्टिकुलर समय में लिपिबद्ध नहीं किया गया हो, जिसका क्रमिक रूप से विकास हुआ, जो संबंधित देश की परंपरा पर, प्रथा पर, घटनाक्रम पर और न्यायिक निर्णयों पर आधारित रहा। आज की परंपरा, जो आज घटनाक्रम हुआ, आज जो निर्णय लिए गए, धीरे धीरे कालांतर में अस्थायित्व का रूप ले लेती है, एक परंपरा बन जाती है, रीति रिवाज, उसके आधार पर हम काम करने लगते। जैसे पहले भारतीय राज व्यवस्था में क्या था कि जब किसी राजनीतिक दल को बहुमत नहीं मिलता था, तो राष्ट्रपति या राज्यपाल द्वारा सबसे बड़े दल को सरकार बनाने के लिए आमंत्रित किया जाता था। यह एक परंपरा। बाद में यह परंपरा टूटी, सबसे बड़े गठबंधन की बात होने लगी। यह अब परंपरा है कि जब किसी दल को बहुमत नहीं मिलता है, किसी पार्टी को या गठबंधन को बहुमत नहीं मिलता, तो राज्यपाल
या राष्ट्रपति, केंद्र में राष्ट्रपति, राज्यों में राज्यपाल, सरकार बनाने की संभावना को तलाशते हैं। दावेदारों से सामान्य बहुमत के संदर्भ में आंकड़े मांगते हैं। उसके आधार पर आंकड़ों की पुष्टि हो जाने, सत्यापित करने के बाद सरकार बनाने के लिए इनवाइट करते। 1997 से भारत में यह परंपरा स्थापित एक प्रकार से हो गई। तो परंपरा बदलती भी रहती है, लेकिन जब किसी देश के संविधान की रचना नहीं की गई हो, किसी समिति द्वारा लिखा नहीं गया, वहां की परंपरा, घटना क्रम, न्यायिक निर्णयों, परिस्थितियों के आधार पर आगे बढ़ता गया, तो इस प्रकार के संविधान को अलिखित संविधान भी कहा जाता और यह संविधान विकसित संविधान की श्रेणी में भी आता। ब्रिटेन का संविधान अलिखित संविधान है। ब्रिटेन का संविधान को किसी पर्टिकुलर समय में, किसी विशेष काल खंड में लिपिबद्ध नहीं गया। वहां की परंपरा, वहां के रीति रिवाज, वहां के निर्णय, समय समय पर होने वाले धार्मिक सामाजिक घटनाक्रमों से जो परंपरा स्थापित हो गई, वह एक नियम का रूप ले लिया, एक मूर्त का रूप ले लिया और आगे बढ़। ऐसा नहीं है कि ब्रिटेन के संविधान को हम एक किताब के रूप में नहीं पढ़ पाते। ब्रिटेन के संविधान की भी एक किताब है, मार्केट में उपलब्ध है। तो यहाँ पर है कि लिखित और अलिखित का मतलब है किसी पर्टिकुलर टाइम पर, पर्टिकुलर टाइम पीरियड में, कालखंड में किसी संविधान सभा या विशेषज्ञ समिति द्वारा इसका निर्माण नहीं किया गया, बल्कि इसका क्रमिक रूप से विकास हुआ है। क्लियर हुआ? तो यह हमने अभी प्रथा और परंपरा के आधार पर संविधान की चर्चा किया। आगे हम नमनीयता के आधार पर, लोचशीलता के आधार, जब नमनीयता के आधार पर बात होती है तो संविधान को हम दो भागों में बांटते हैं, लोचशील संविधान और अलोचशील संविधान या कठोर संविधान भी इनको कहा जाता। कठोर संविधान की बात कर, जब संविधान में आसानी से संशोधन किया जा सके, जब संविधान संशोधन की प्रक्रिया बहुत ही सरल हो, आसान हो, तो उस संविधान को लोचशील संविधान कहा जाता, नमनीय संविधान कहा जाता। समय और परिस्थितियां एक जैसे हमेशा नहीं होती। लोगों की डिमांड और आवश्यकताएं, लोगों की मांग और आवश्यकताएं हमेशा एक जैसी नहीं रहती। सामाजिक परिदृश्य हमेशा एक जैसे नहीं रहता। राष्ट्रीय परिदृश्य एक जैसे नहीं रहता। वैश्विक परिदृश्य परिवर्तन के दौर से गुजरता रहता। समाज परिवर्तनशील है, समाज गतिशील है। तो किसी भी देश के संविधान में यदि संशोधन का प्रावधान नहीं, समय एवं परिस्थितियों के अनुसार उसमें परिवर्तन करने की व्यवस्था नहीं हो, तो वह संविधान समाज या देश को आगे न ले जा करके, वह संविधान समाज को, देश को पीछे ले जाने का काम करता, समाज को जड़ बनाने का काम करता। इसलिए संविधान विशेषज्ञों ने संविधान में लोचशीलता, संविधान में नमनीयता, संविधान में संशोधन के भी का प्रावधान करते हैं। तो अभी हमने कहा कि भारतीय संविधान लोचशील संविधान है। ऐसे संविधान को लोचशील संविधान कहा जाता जिनमें समय एवं परिस्थितियों के अनुसार आसानी से संशोधन किया जा सके। जहां संविधान संशोधन की प्रक्रिया जो होती है लोचशील होती है, सरल होती है, उसे लोच। इसके विपरीत कठोर संविधान की हम बात करते हैं। ऐसे संविधान को कठोर संविधान कहा जाता है जहां संशोधन आसानी से नहीं हो सकता,
जहां संशोधन की प्रक्रिया जटिल होती है, जहां संविधान संशोधन के लिए विशेष बहुमत की आवश्यकता पड़ती है, उस संविधान को कठोर संविधान कहा जाता। कठोर संविधान या संविधान संशोधन की प्रक्रिया को जटिल और दुरूह बनाने के पीछे भी तर्क दे कि यदि संविधान में कठोरता, दृढ़ता, द्रुढ़ता का प्रावधान नहीं किया गया तो वह संविधान राजनैतिक वर्ग, राजनेताओं और राजनीतिक दलों के हाथ की कठपुतली बन जाएगा। उनमें मनमाने तरीके से संशोधन किए जाने लगेंगे, जिससे संविधान की मूल भावना समाप्त हो जाए या संविधान राजनैतिक दलों के या राजनेताओं के हाथ का खिलौना बन जाएगा। तो इसे देखते हुए कहा जाता है कि संविधान में संशोधन की प्रक्रिया को जटिल भी बनाया जाना चाहिए। तो भारत का संविधान में जटिलता का भी दर्शन होता है, लोचशीलता और सरलता का भी दर्शन होता है। भारतीय संविधान को नमनीय संविधान की श्रेणी में भी रखा जाता। तो भारतीय संविधान को कठोर संविधान की श्रेणी में भी रखा जाता। भारतीय संविधान में दोनों का मिश्रण पाया जाता। तो मित्रों, अभी हमने आपके साथ चर्चा किया संविधान क्या होता, संविधान की आवश्यकता क्यों पड़ती है, संविधान का ऑब्जेक्टिव क्या, संविधान का वर्गीकरण के आधार क्या, संविधान के प्रमुख प्रारूप क्या। अब आते हैं एक आदर्श आइडियल संविधान की विशेषता क्या। एक आदर्श संविधान की प्रमुख विशेषताएं क्या है। एक आदर्श संविधान की विशेषता, देखिए यह एक बहुत जटिल प्रश्न है, यह एक सापेक्षिक प्रश्न है। हमारे लिए जो आदर्श हो सकता है दूसरे के लिए आदर्श नहीं हो सकता है। हमारे लिए जो अच्छा हो सकता है कि वह रोहित के लिए अच्छा नहीं हो। यह परिस्थितियों पर डिपेंड करता है, यह हमारी सोच पर निर्भर करता है। लेकिन इसके बावजूद कोई ऐसे कुछ बिंदु, विशेषताएं हैं जिन्हें सामान्य तौर पर एक आदर्श समाज, एक अच्छे संविधान के गुण या विशेषता के रूप में, एक अच्छे संविधान की पहली विशेषता कि उस संविधान को लिखित होना चाहिए, उस संविधान में स्पष्टता होनी चाहिए। एक अच्छे संविधान के संदर्भ में कहा जाता है लिखित होना चाहिए। जब संविधान लिखित होगा तो विभिन्न विषयों को, विभिन्न पहलुओं के बारे में सब कुछ स्पष्ट तरीके से, क्लियरिटी के साथ वहां पर मेंशन किया गया होगा। संविधान जब लिखित होगा तो सामान्यतया यह माना जाता है कि संविधान में क्लियरिटी होगी। तो हमने कहा एक अच्छा संविधान का पहला गुण है लिखित होना चाहिए। दूसरा है उसमें स्पष्टता, क्लियरिटी, मतलब संविधान के सभी प्रावधानों को आसान भाषा में, सरल भाषा में, बोधगम्य भाषा में प्रस्तुत किया गया हो। संविधान के प्रत्येक प्रावधान की स्पेसिफिक रूप से विषय व्याख्या की गई, जिससे कि लोगों को समझने में आसानी, स्पष्टता होनी चाहिए। संविधान की, एक अच्छे संविधान का तीसरा गुण कि संविधान में व्यापकता होनी चाहिए। व्यापकता का मतलब है कि संविधान में सभी पहलुओं का समावेश किया गया हो, सभी लोगों का समावेश किया गया हो, सभी क्षेत्रों का प्रवेश किया गया, चाहे सामाजिक पहलू, सांस्कृतिक पहलू, धार्मिक पहलू, राजनैतिक पहलू, वैज्ञानिक पहलू, आध्यात्मिक पहलू, सबका समावेश किया जाए हो। चाहे
अल्पसंख्यक वर्ग हो, बहुसंख्यक वर्ग हो या किसी भी जाति वर्ग का हो, सबके हितों के संरक्षण के लिए व्यापक प्रावधान किया गया, सबके उन्नयन के लिए व्यापक प्रावधान किया गया। तो व्यापकता होनी चाहिए। व्यापकता की जब बात करते हैं तो प्राय यह प्रश्न उठता है कि जब हम अधिक व्यापक बनाने का प्रयास करते हैं तो संविधान का आकार बड़ा हो जाता है। तो संविधान का आकारिक दृष्टि से बड़ा होना, बहुत बड़ा होना भी उपयुक्त नहीं माना जाता। लेकिन व्यापकता, स्पष्टता जब हम करेंगे तो संविधान का आकार बड़ा होगा। तो हमें इससे डरने की आवश्यकता नहीं। जब संविधान में स्पष्टता होगी, व्यापकता होगी, तो विवाद की संभावना कम होती है। अगर किसी कारण से कोई मतभेद उत्पन्न होता तो व्यापकता और स्पष्टता का अध्ययन करके हम उस मतभेद का, विवाद का समाधान खोज लेते हैं। एक आइडियल कॉन्स्टिट्यूशन की एक प्रमुख विशेषता यह भी होती है कि उस संविधान में समय एवं परिस्थितियों के अनुसार संशोधन के प्रावधान भी किए गए और संशोधन के प्रावधान युक्ति संगत हो, रेशनल हो। ऐसा नहीं कि संविधान में संशोधन के प्रावधान इतने सरल हों कि हमारा संविधान राजनीतिक वर्ग, राजनीतिक दलों, शासक दल के हाथ के कठपुतली या खिलौना बन जाए, या इतना कठोर भी हमारा संविधान न हो कि परिस्थितियों, मांग और आपातकालीन स्थिति में भी हम संशोधन उसमें न कर सके। तो कहा जाता है कि एक आदर्श संविधान के लिए यह आवश्यक है कि संविधान में संविधान संशोधन की जो प्रक्रिया हो वह प्रभावी होनी चाहिए, संतुलित होनी चाहिए, उसमें लोचशीलता, उसमें कठोरता के गुणों का भी समावेश होना चाहिए। तो हमने आपको मुख्य रूप से अच्छे संविधान की 4 विशेषताओं को बताया कि संविधान का लिखित होना चाहिए, संविधान में स्पष्टता होनी चाहिए, संविधान में व्यापकता होनी चाहिए, समावेशिता होनी चाहिए और संविधान में प्रभावी एवं संतुलित संशोधन की भी व्यवस्था होनी चाहिए। तो मित्रों, आज अभी हम आपके साथ डिस्कस संविधान की ABCD के बारे में किया। एक सामान्य हमने परिचर्चा किया। आपसे एग्जाम्पल पूछा जा सकता है कि भारत के संविधान को तो भारत के संविधान को हम एक लिखित संविधान की श्रेणी में रखते हैं। भारत के संविधान को निर्मित संविधान की श्रेणी में भी रखा जाता। भारत के संविधान को कठोर संविधान भी कहा जाता। भारत के संविधान को नमनीय संविधान के रूप में कहा जाता। हम उम्मीद करते हैं कि अभी हमने जो संविधान को लेकर के चर्चा किया, आपको संविधान की ABCD क्लियर हो गई, नोट भी कर चुके होंगे। आपको इससे लेकर के कुछ पूछना है, आप पूछ सकते हैं, आपका स्वागत है। तो आज की क्लास को हम यहीं पर समाप्त करते हैं। फिर आगे हम ऐसे ही टॉपिक आपको बेसिक से ही हम एडवांस के तरफ जाएंगे। सरकार के प्रमुख प्रारूप क्या है, इन पर हम चर्चा करेंगे। आप कोई भी प्रॉब्लम हो आप डायरेक्ट पूछ सकते हैं। प्रभात एग्जाम यूट्यूब चैनल आपकी समस्याओं के समाधान के लिए बनाया गया। आपका को एक अच्छी मार्गदर्शन सुविधा उपलब्ध कराने के लिए सृजित किया गया। आप इसका लाभ उठाइए। प्रभात एग्जाम यूट्यूब चैनल से जुड़िए, सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, अपने मित्रों को बताइए। बहुत बहुत धन्यवाद, शुभकामनाएं।